मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स। और आज बेहतरीन सेशन के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे बढ़ते चले जाओ तेजी के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, सबसे पहले है आपका स्वागत, वेलकम। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या? द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या पुट करूं। और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन मार्क में आप लोग जरूर बताएं कि क्या पुट किया जाए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, उम्मीद करता हूं आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह के सवाल बहुत बार मैंने आपको समझाए भी हैं और पढ़ाई भी हैं कि इस तरह के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं। शायद आपको याद आ रहा हो, क्योंकि ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, बैक एंड से सॉल्व करते हैं। बैक एंड से क्यों बैक एंड से सॉल्व करते हैं? क्योंकि बैक एंड से सॉल्व इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का निशान यहाँ पर दिया है, तो यही आपको पहले पुट करनी होती है। तो चलो हम मानते हैं इसकी जगह x है, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप लेके बताऊंगा। अगर मैं इसमें x पुट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करता हूँ, ब्लू वाले को। तो क्या होगा, इसकी गुणा इसमें हुई, तो क्या हुआ, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, यानी 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस। तो इस पूरे की जगह आपके सामने ये वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या काम किया, आपने कहा ओके, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। अब ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। आपने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/5। क्लियर है? तो क्या हुआ, 2 और 1 3, तो ये हो गया 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। मल्टीप्लाई कर दें तो 5 3 15 प्लस 5 दूनी 10 एक्स इज इक्वल टू 8 दूनी 16 प्लस 8 एक्स। इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दिया, तो 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 16 माइनस का 15, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग टू एवरीवन, आयुष बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने निकाला है, एक एक स्टेप को समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसे सवाल मिले तो बैक एंड से सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी? 11.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर या फिर 11 किलोमीटर। The speed of one boat in the river is 20 kilometer per hour and the speed of another boat is 23 kilometer per hour. Both these boats move in the same direction from one place at a time. The distance between them after 3.5 hours will be what? तो शायद आपको याद आ जाए, जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो शायद आपको याद आ जाए, हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं, हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। और ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप दोनों नाव एक ही दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड घटती है जब समान दिशा होती है। अगर वो विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या, जुड़ जाती है। ये क्यों आता है मैंने बताया। सपोज करते हैं एक नाव यहाँ पर है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर को जा रही है, दूसरी वाली 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है इधर। तो 1 घंटे बाद इनमें इतना डिफरेंस हुआ, तो 1 घंटे बाद एक टाइम स्लॉट में उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उनकी स्पीड का अंतर, वही कहलाता है, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वही कहलाते हैं रिलेटिव स्पीड। इसलिए जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 इधर को 8 इधर को, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 आया ना, तो इसलिए हम दोनों को घटा देते हैं। सेम कंडीशन अगर ये होती कि एक इधर को जा रही है 5 से, एक इधर को जा रही है 8 से, तो 1 घंटे में ये यहाँ पहुंची, 1 घंटे में यहाँ पहुंची, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 13। तो वो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है जब वो विपरीत दिशाओं में होती है। ठीक है, तो मैंने रिलेटिव स्पीड देखा, इसकी 20 किलोमीटर है, इसकी 23 किलोमीटर है और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई, आपने कहा a माइनस बी, तो 23 माइनस का 20 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है, सापेक्ष चाल जिसको बोलते हैं।
तो 3.5 घंटे के पश्चात जब यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर का अंतर है, तो 3.5 में कितना हो जाएगा? आपने कहा 10.5, या आप ऐसे कर सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितनी है? आपने कहा 3.3, समय कितना? 3.5, तो दूरी कितनी आ गई? 10.5। जिन्होंने कहा 10.5 एकदम सही जवाब है। गुड आफ्टरनून। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको रिलेटिव स्पीड दी जाए, वो क्यों हम ऐसा करते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मनोहर, आयुष, बहुत बढ़िया। साथ में एक और सवाल, जैसा ठोस है, ये पेपर में वो सवाल है, फिर लास्ट ईयर भी करा देना, तो प्रीवियस के क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, घनीय ब्लॉक एक क्यूबिकल ब्लॉक से बना है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉकों की संख्या है। A solid as shown in the figure is made of cubical blocks, each side of which is 1 centimeter. तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? 52, 60, 72 या 78, 48। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। A solid as shown in the figure is made of cubical blocks, each side of each is 1 centimeter. Which is the correct number of blocks of the question? तो यहां पर देखो, समझो, इसमें क्या है, ये एक ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक है जो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक से बना है। अब देखो, घन से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप क्या देखते हैं, ऊपर वाले में कितने ब्लॉक्स हो गए? आपने कहा ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो एक सतह, ये देखो सतह 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो ऊपर वाली सतह में कितने हुए? 5 गुणा 4 20। तो एक सतह पर 20 आ रहे हैं, तो 20 इस पर आ गए, 20 इस पर, तो 60 हो गए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का पूरा घन था, तो उस घन का वॉल्यूम कितना होता? L इंटू बी इंटू एच। तो L कितने हैं? आपने कहा लंबाई में कितनी है? 5, चौड़ाई कितनी है? 4, ऊंचाई कितनी है? 3। तो तब भी आपको 60 ब्लॉक मिल जाएंगे। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ, 6 बजे मनीषा जी। ओके मनीषा, ओके, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट इजी एंड कूल? आपने समझा है? तो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ, फिर देखते हैं क्या आपका एक और सवाल हल होता है। वेरी गुड, LBH। दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? देयर आर टू स्क्वायर्स जिनका जो पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स इज 12 centimeter and 24 centimeter. The area of the largest square is how many times the area of smaller square? देखते हैं जवाब। तो दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? लेट्स सी। देखो समझो, दो वर्ग है, एक वर्ग तो ये रहा, चलो जी, ये हो गया पहला वर्ग। एक वर्ग ये रहा, तो ये हो गया दूसरा। दो वर्ग है, उसने कहा इसका परिमाप 12 है, इसका परिमाप 24। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? आपने कहा अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो ये 4a होता है ना, इसको a1 मान लो चाहो तो कितना हो जाएगा? 12। तो a1 यानी a इसकी भुजा है, पहले वाले की भुजा कितनी आ गई? 12/4 बराबर 3। तो इसकी भुजा तो 3 हो गई। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, इसके बारे में बात करें तो यह 24 है। तो 4a2, क्योंकि दूसरे वर्ग का भुजा, तो a2 इजिकल टू कितना हुआ? आपने कहा 24/4 बराबर 6। तो इसकी भुजा 6 है। तो उसने बोला अब जब इसकी भुजा 3 है, उसकी भुजा 6 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा क्षेत्रफल तो बड़ा आसान निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल तो a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर, ऐसी इसका भी स्क्वायर, तो इसका कितना होगा? पहले वाले का क्षेत्रफल निकालें तो आपने कहा 3 का स्क्वायर बराबर 9, और दूसरे वाले का निकालें तो 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो पहले वाले का जो क्षेत्रफल है वो 9 है, दूसरे वाले का 4 है। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल 36, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 9, कितना गुना हो गया? आपने कहा सर 4 गुना हो गया। राइट ऑप्शन 4 टाइम, दैट इज 4 गुना। इजी है। तो सवालों को बस घुमाया जाता है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। बस प्रश्नों को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जिससे कि आप आसानी से घूम जाएं और सवालों के जवाब सही सही दे पाए। तो आपने दिया जवाब एकदम सही, बहुत बढ़िया। एक और, एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए?
6L, 3L, 4L या 5L? लेट्स सी, क्वेश्चन आपके सामने है, देखता हूं जवाब क्या मिलता है। एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए और चौड़ाई उतनी ही रखी जाए? तो देखते हैं 5 का क्या आंसर मिलता है। और यहां पर सबसे पहले आयुष ने जवाब देने की पूरी कोशिश की है और बाकी सबने क्या दिया है, अभी देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके ओके ओके, डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सब लोग डी बता रहे हैं, तो देख लेते हैं जवाब क्या मिला। एक आयत है, चलो ये हो गया आपका आयत। से पहले समझ लेते हैं, जिनको नहीं आ रहा है ढंग से समझिएगा। ये एक रेक्टेंगल है जिसको आप आयत बोलते हैं। उस आयत की लंबाई L है, उसकी चौड़ाई लंबाई की, अगर ये L है तो ये L/2 है, ये तो मतलब है भाई, उसकी लंबाई L है तो चौड़ाई लंबाई की आधी है। अब आयत का परिमाप निकालने कब, यदि उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए, ये आयत ऐसे बन गया, उसकी लंबाई को दुगना करेंगे तो 2L हो गया, और चौड़ाई सेम रखी जाए L/2, तो इसका परिमाप बता दो। परिमाप क्या होता है, आपने कहा 2 × L + B होता है। अब 2 × L कितना है, आपने कहा 2L, और B कितना है, आपने कहा L/2। अब सॉल्व करें, दो एलसीएम ले लिया इसका, तो 2 दूनी 4, तो 2 × 4L + L/2, 2 से 2 कट गया, बराबर 5। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 5। क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एनी इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया आप लोगों ने। और फिर तो एक सवाल तो और बनता है, जब आपने इतना अच्छा जवाब दिया तो वन मोर। ओ माय गॉड, कितना आसान सवाल है। 11 इकाइयां, 11 दहाइयां, 11 सेकंड बराबर है 11 यूनिट्स + 11 टेंस + 11 थाउजेंड्स आर इक्वल। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 1,11,111, 144, 1,221 या 12,321? क्वेश्चन नंबर, जवाब मिल रहा है 6 का सी और डी, तेजी से आंसर मिल रहे हैं। देखो 11 इकाइयां, ऐसे सवालों को आप कैसे करते हैं? 11 इकाई का मतलब है 11 × 1, इकाई का मतलब है तो 11, 11 दाई 11 × 10 बराबर 110, और 11 सैकड़े का मतलब 11 × 100 बराबर 1100। जोड़ दें तो कितना हुआ, 1 2 2 1। सिंपल, मैंने इधर से नहीं जोड़ा, ऐसे जोड़ना इसको। 11, कभी आप सोचे कैसे जोड़ दिया, ऐसे, और 0 0 1 1, अब सही जुड़ जाए, 1 2 2 1। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 3। तो अब उसने बोला इकाई, यूनिट्स बोला है तो 1 की गुणा, टेंस बोला है तो 10 की गुणा, हंड्रेड्स बोला है तो 100 की गुणा। बहुत सिंपल है, चलो बताओ। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? 63,606 हैज द सम ऑफ लोकल वैल्यूज ऑफ 6। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल, जिसको चुटकियों का सवाल भी आप कह सकते हैं, चुटकियों का सवाल। और एक चुटकी सवाल की कीमत हम क्या जाने, तो आप बताएंगे, सारे बाबू यहीं बैठे हैं। तो देखो, अगर मैं बुकिश की बात करूं तो हम कैसे करते हैं, 63606, तो ये क्या हुआ, 6 × 1 बराबर 6, कितना हुआ, 6 × 100 बराबर 600, 3 × 1000 बराबर 3000, और 6 × 10,000 बराबर 60। तो आपको सिर्फ ये लेने थे, तो आप जोड़ लेते। तो आपने कहा सर यहां से 60,000 इसका आया, 600 इसका आया, और 6 इसका आया, तो कितना होगा, यही तो हो गया आंसर। तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है। तो मैंने क्या काम किया, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। 63606, आपको कुछ नहीं करना है, जिसका स्थानीय मान पूछा है, जिसका स्थानीय मान का योग पूछा है, बस उस अंक को रखो, बाकी सबको 0। तो 6 का पूछा, 6 यहाँ रखा, 3 का 0 हो गया, 6 को यहाँ रखा, 0 का ऑलरेडी 0 और 6, यही आंसर। आसान है। तो अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए, अगर वो ऐसा बोलता
2 4 6 2 7 2 5 में 2 का स्थानीय मान बताओ। तो इसमें क्या करना था, सिर्फ 2 को रखना था, बाकी सबको 0। यही इसका आंसर हो जाता, इसके अंकों का योग आ जाता। क्लियर है? तो जिसका स्थानीय मान पूछे उसको 0 नहीं रखना है, बाकी सबको 0 रखना है। यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? तो ऐसे सवालों में आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका टाइम जो लगेगा इसमें निकालने में वो बच जाएगा। एक और सवाल, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या? बहुत ही आसान सा। वैल्यू ऑफ एन ऑरेंज इज 2.5 रुपीज। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 डजन ऑरेंजेस? बड़ा ही आसान सवाल, 3.5 दर्जन बताने, 3.5 डजन। तो इसको तो बड़े आसानी से कर लोगे भाई। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया। अब 3.5 दर्जन का मतलब क्या है? एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 3 में कितनी हो गई? आपने कहा 12 दिया 36, और आधे दर्जन में कितनी हो गई? 6। तो टोटल वस्तुएं 42। उसने 42 संतरे खरीदे और एक संतरे का मूल्य है 2.5 रुपया, तो 2.5 कर दो, या 2 सही 1/2 रुपए था, जैसे आपको अच्छा लगे। तो 5/2 इंटू 42, 21 पंजे 105 रुपए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इजी है, कोई समस्या तो नहीं? किसी को हो तो बता दो। समझ में आ गई बात? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है? डन। बहुत बढ़िया। 105। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2.5 में 42 की गुणा, तो 42 दूनी 84, 84 का आधा 21, तो 105। चॉइस आपकी, जैसा चाहे वैसे कर ले। मैं एक सवाल की ओर, यदि एक ऑपरेटर आपके सामने लिखा है ये प्लस, इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको समझना सवाल को। अच्छा सवाल है, और इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ऑपरेटर आपके सामने लिखा हुआ है, इस ऑपरेटर के बारे में बात की जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस ऑपरेटर को आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एक मिनट रुकिएगा, में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा सा हटा हुआ है, इसको सही कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये आपको नहीं दिक्कत करेगा बार बार। ओके, अभी शायद आपको सही दिख रहा होगा। डन है? हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि एक ऑपरेटर प्लस को जो में रूप में परिभाषित किया जाए, 4 ऑपरेटर 3 तो 4 5 6, 5 ऑपरेटर 4 तो 5 6 7 8, ऐसे 6 ऑपरेटर 4 तो 6 7 8 9 प्लस में, तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप। काफी तेजी से सवाल, आयुष के आंसर आ रहे हैं, आप लोग क्या आंसर देते हैं ये तो आप बताएंगे, मैं सिर्फ देख रहा हूं। देखो, सवाल को समझने की कोशिश करना। ये जो ऑपरेटर लगा उसने क्या काम किया? 4 से स्टार्ट किया, 4 4 प्लस 1 4 प्लस 2, यानी उसने 3 अंक लिख दिए +1 करके। ऐसे ही जब n 5 + 4 की बात हुई तो 5 से स्टार्ट हुआ, तो 5 5 + 1 5 + 2 5 + 3 4 टर्म होंगी। जब यहाँ पर उसने 4 लिखा तो 6 6 + 1 6 + 2 6 + 3। समझ रहे हो? इसे तो हुआ। तो ऐसे जब उसने n प्लस ऑपरेटर की बात की तो मतलब क्या होगा? n से स्टार्ट होगा, n n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 प्लस n+6 प्लस n+7। टोटल काउंट करो, 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ दो तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8n तो ये हो गया। 7 से 13 5 18 10 18, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी? आयुष बताइए, आपके क्वेश्चन तो डेली बताए जाते हैं, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई इशू? कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े। आसान था, तो क्योंकि ये भी तो ये लिखा है 4, आगे 4 + 1 4 + 2, ये लिखा 5 5 + 1 5 + 2 और 5 + 3, तो वही मैंने आगे बढ़ा दिया और समझ में आ गया है। एक और सवाल देखते हैं, 10वां प्रश्न। यदि 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c इज इक्वल टू 4:6:10, तो आपको बताना है ए बी सी का मान क्या। इफ 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c इज इक्वल टू 4 6 एंड 10 है, देन ABC इज व्हाट? सवाल अच्छा है, समझकर कोशिश करिएगा करने की। और यहाँ पर 10वां प्रश्न,
आपकी स्क्रीन पर है और मुझे उम्मीद है कि ये आप जरूर करें। समझते हैं सवाल क्या है, समझते हैं प्रश्न का वैल्यू और मीनिंग क्या है। देखिए, यदि 1/a/1/b/1/c, तो आप सभी जानते हैं कि 1/a/1/b/1/c इज इक्वल टू 4, 6 और 10 है। तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो 1/a किसके बराबर, आपने कहा ओके। 1/b किसके बराबर, आपने कहा 1/6 के। 1/c किसके बराबर, आपने कहा 1/10 के। तो अगर मैं यहाँ से a का वैल्यू निकालूं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ से अगर मैं b का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/6। और यहाँ से c का वैल्यू निकालूं तो 1/10। क्योंकि मुझे निकालना क्या है, इसका वैल्यू। तो पुट करें, तो a/b/c अगर मैं करूं तो इनका वैल्यू क्या क्या आया, 1/4/1/6/1/10। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह से रेशो जब निकालते हैं तो रेशो कभी भिन्न में नहीं होते, वो भिन्नात्मक वैल्यू नहीं होती 1/4 1/6 1/10 इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि वो अलग अलग रेशो हैं। हमें कंबाइन रेशो निकालना पड़ता है। तो क्या करते हैं, आपने कहा एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम है, आपने कहा सर इसका एलसीएम आएगा 60। तो पहला वाला क्या हुआ, 4 में डिवाइड किया तो 15, अनुपात 6 में डिवाइड किया तो 10, और 10 से डिवाइड किया तो 6। तो यानी राइट ऑप्शन क्या है, 15:10:6। क्लियर है। तो ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे आराम से। 15:10:6 अनुपात में आपने वैल्यू निकाली है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को, मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। दैट्स वेरी नाइस और इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबको क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन पुट इन योर कमेंट। कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो पुट योर क्वेरी इन द करेंट कमेंट। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है। किसके बराबर है, 500 मीटर के, 555 मीटर के, 5055 मीटर के या 55 मीटर के। 500 सेंटीमीटर प्लस 500 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, 555 मीटर, 5055 मीटर या सिर्फ 55 मीटर। ऑल क्लियर, वेरी गुड मीनाक्षी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आप सवाल आपके समक्ष है, उम्मीद करता हूं जवाब भी जबरदस्त हो। 500 सेंटीमीटर, देखो उसने किस में बदलने को बोला, मीटर में, यानी इसको भी मीटर में लाना, इसको भी मीटर में लाना है। तो अगर मैं बात करता हूँ 500 सेंटीमीटर की, तो आप सभी जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर बने, आपने कहा 5 मीटर। 50 मीटर तो ऑलरेडी मीटर है, तो 50 मीटर ये हो गए। जब आपने 5 किलोमीटर को बदला तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो कितना हो गया, आपने कहा 5000। सबको जोड़ दें, 5505, ऑप्शन 5055। 555 नहीं होगा राम विनय, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 5055 मीटर के बराबर होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ना कि बी। आसान था, मैंने डिटेल में बता दिया। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर बताओ। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10 and 35 and the difference of the largest mass block in a largest common factor। क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10 and 35 and the largest common factor, difference of both of them is what। समझते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं 5, 10, 35। तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5, 10 और 35, उसने बोला सबसे छोटे सार्वगुणज। अब सबसे छोटा संख्या क्या होता है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल दो। और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ है। तो 5, 10 और 25 का एलसीएम, तो एलसीएम निकाला तो कितना है, 35 दूनी 70। 70 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। और इनका डिफरेंस कितना, 5। तो एचसीएफ कितना हुआ, 5। 5 से 5 भी कटता है, भी कटता है और 25 भी कटता है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो 70 माइनस का 5 इज इक्वल टू 65। ऑप्शन 65 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आयुष बताइए, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसान है।
भेज दीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो इशू, नो प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया, कूल चल रहा है सवाल। तो ये पैडागोगी भी आएगी, डोंट वरी। किसी दिन सुबह 14 बजे से शाम 8 बजे तक घंटे तथा मिनटों की संख्या कितनी है? बड़ा सिंपल सवाल। किसी दिन सुबह 6:14 से शाम 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी है? तो देखो ये सवाल बड़ा आसान है, इसको आप चाहेंगे तो बहुत ही इजीली हैंडल कर लेंगे। अब इसके दो तरीके हैं। सुबह 6:14 AM की बात हो रही थी, तो दोपहर में 12 बजे होंगे, तो यहां से यहां तक का टाइम और 12 से 8:02 तक का टाइम आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो 12 में से 6:14 तक का टाइम निकाल लो और 8 घंटे 2 मिनट 12 से हो गए, इन सबको जोड़ दो। तरीका नंबर है। अगर इसकी बात करें 6 और 5 11, तो ये हो जाएगा 14:46, यानी 5 घंटा 46 मिनट, तो ये आ गए, और 8 घंटा 2 मिनट ये हो गए। दोनों को जोड़ दें तो 8 4 13, तो 13 घंटे 48 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जो और भी आसान है। वो क्या था? आप मान के चले रेलवे का टाइम जो 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है ना, तो शाम के 8:02 का मतलब कितना है? जब भी रेलवे में टाइम पढ़ा जाता है तो उसमें 12 ऐड होके पढ़ा जाता है शाम का टाइम। तो इसमें अगर 12 घंटे जोड़ दें तो ये 20:02 हो गया, है ना। तो ये जो टाइम था शाम के 20:02 थे, सुबह का टाइम 6:14 था। हटा दो। अब 62 में से 14 गए तो 48, और 19 में से 6 गए तो 13। राइट ऑप्शन ऐसे भी निकाल सकते, इजी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ गई बात? कोई समस्या हो तो बताइए। इज इट क्लियर? आसान है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, एक और। ओहो, बहुत अच्छा सवाल है, ये खूबसूरत सवाल है। रेल सीटेट में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? तो ये आपको समझना है। इस तरह के प्रश्न इस बार बहुत एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इनमें टाइम ज्यादा लगेगा। इन सवालों में टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको सभी सवालों को पहले हल करना होगा, सभी बस का देखना होगा, देन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा है। तो इसमें आपको इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। तो हम उसने कहा कौन सी बस सबसे कम समय लेती है, तो बस कितने बजे चली? आपने कहा 19:15 पर चली, और रात को 24:40 पर पहुंची। तो मैंने पहली बस का टाइम निकाला तो 24 में से घटा दिया इसको, तो 45 तो ये हो गए, और 23 में से 19 गए तो 4। 4 घंटा 45 मिनट ये प्लस 40 मिनट ये, तो 40 85, 5 घंटे 25 मिनट। तो पहली बस ने 5 घंटे 25 मिनट लिए, है ना, कोई बात नहीं। अब बात करते दूसरी बस की। दूसरी बस पहुंची 18:10 पर, और चली कब थी? 12 घंटा 30 मिनट पर। तो उसने कितना टाइम लिया? आपने कहा सर 18 में से यहाँ से 70, 70 में से 30 गए 40, और 17 में से 12 गए तो 5। दूसरी बस ने लिया 5 घंटे 40 मिनट का टाइम। बस 3 की बात करते हैं, है ना। बस 3 क्या थी? वो पहुंची 21:55 पर, और चली कब थी? 16:45 पर। तो घटा है 10 मिनट ये हुआ, और 5 घंटे। तो बस 3 ने कितना टाइम लिया? 5 घंटे 10 मिनट। तो आपने क्या देखा कि बस एक 5 घंटे 25 मिनट लेती है, बस दो 5 घंटे 40 मिनट लेती है, बस तीन 5 घंटे 10 मिनट लेती है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बस 2 जो है ऑप्शन, बस 3 5 घंटे 10 मिनट लेती है, जो सबसे कम समय है पहुंचने का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? एनी डाउट? तो ये बस सवालों को समझने का तरीका है। ये सारणी वाले सवाल आपको हमेशा एक आंसर दिखे जाते हैं, ठीक है ना। आयुष, ये सवाल हमने कल बता तो दिया आपको, ये सवाल मैंने कल बता तो दिया आयुष आपको, कल तो मैंने बताया था, तो फिर दोबारा से पूछ रहे हैं आप इसको, ये तो कल ही बताया था। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और सवाल। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमा, 77 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। देखते हैं, तो 77 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, समझने की कोशिश करना है। ट्रेडर अर्न 10% प्रॉफिट इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट at the face value. What will be the purchase price of the item with a face value ₹77? ठीक है ना, देखते हैं। तो देखो, पहले जो 10% का बट्टा दिया, अब समझते ना कहानी क्या है। तो अगर वो 77 रुपए की चीज को बेचता है तो 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ, आपने का 7 रुपए 70 पैसे का डिस्काउंट दे दिया। अब तो वो चीज कितने की हो गई, 77 रुपए की चीज पर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने की चीज हो गई, आपने का 30 पैसे तो ये आ गए 69 रुपए 30 पैसे, यानी उस वस्तु का प्राइस डिस्काउंट के बाद 69 रुपए 30 पैसे। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। उस वस्तु का आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस, आफ्टर जो डिस्काउंट देने के बाद प्राइस बना वो 69 रुपए 30 पैसे जो ग्राहक को मिला, लेकिन उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, यानी दुकानदार को अभी नुकसान नहीं है, दुकानदार को लाभ है। तो जो 100% की वो चीज लाया होगा उस पर अभी भी उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो यानी उसके लिए चीज 110% की है। बात समझ में आ रही है, भाई उसके लिए तो अभी भी वो 110% की है ना। तो 110% का वैल्यू कितना है, आपने कहा सर 69 रुपए 30 पैसे, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो गुणा कर दें, कर दो। तो 69.30 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 110, यानी 6930 अपॉन 110, 0 से 0 कट गया, 11 छिक्का 66 और 11 तिया 63 रुपए। तो उस वस्तु का जो प्राइस है वो 63 रुपए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 63 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने और आपका आंसर भी बहुत अच्छे से मिला है मुझे, राइट ऑप्शन क्लियर हो गया है, 63 इज द राइट आंसर। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, मुझे तो लगता नहीं कोई इशू या प्रॉब्लम होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और एक और प्रश्न की बात आपके समक्ष रखते हैं। कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। सिंपल है, उसने जो बोला हमने वो किया, बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक था, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया दुकानदार उस पर भी जो प्राइस है उसके सामने तब भी 10% का प्रॉफिट ले रहा, तो उसके लिए वो वस्तु अभी 110% की। एक और, किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। आप किसी प्रमेय की यानी कॉन्सेप्ट एंड द कंक्लूजन ऑफ ए थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑब्टेन बाय म्यूटेटिंग इज कॉल्ड, यानी आप उसको आपस में म्यूटेट कर देते हैं, बदल देते हैं। तो किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन क्या कहलाता है। प्रमेय का विलोम, प्रमेय का प्रतिलोम, प्रमेय का प्रतिधनात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कॉन्सेप्ट एंड द कंक्लूजन ऑफ ए थ्योरम, द आंसर इज द इनवर्स ऑफ द थ्योरम। अच्छा, दोनों बार इनवर्स लिखा है तो बोलते हैं अपोज। इनवर्स ऑफ द थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द थ्योरम, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ द थ्योरम बताया जा रहा है और आपको बता दें इसका आंसर इनवर्स ऑफ द थ्योरम नहीं होगा, वो गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रमेय का विलोम, दैट इज अपोज ऑफ द थ्योरम। मैं इसको बता देता हूँ, कई बार आप निष्कर्ष निकालते हैं और अपनी परिकल्पना में इसको हाइपोथेसिस, जो आप चीज मानते हैं, जो मानते हैं वो, और जो निष्कर्ष आता है वो उसको आपस में बदल देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैंने बोला सिद्ध करो √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कई बार आपने देखा होगा, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम क्या मानते हैं, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, यही मानते हैं ना, कि हमने माना कि √3 परिमेय संख्या है तो उसको p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, लास्ट में जाके कहते हैं ओ हमने जो माना वो गलत है, देयर इज अ कंट्रोडक्शन, हमने जो माना वो गलत है, इसलिए सही क्या है ये है। कई बार आपने थ्योरम में, प्रमेय में भी देखा होगा, हम मान के चलते हैं कि समकोण त्रिभुज है लेकिन वो होता नहीं है, और बाद में हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी ना होने के कारण ये हम अपनी परिकल्पना को गलत सिद्ध कर, हम अपने आप को गलत सिद्ध कर लेते हैं, कई थ्योरम्स में आपने देखा होगा। तो बस यही है कि जो आपने माना वो और जो निष्कर्ष निकला वो आपस में बदलने पर उसको प्रमेय का विलोम, जो आपने माना उसका अपोजिट कर देते। इनवर्स का मतलब होता है दो चीजों का मल्टीप्लाई होने के बाद अगर उनको आइडेंटिटी मिल जाए तो उसको उसका प्रतिलोम कहा जाता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर एक और।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणित करने की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितज्ञ बच्चों की क्षमताओं का विकास करने की संकेत। ये प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूर्व धारणाओं का उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं का प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामिति प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में बदलने। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बड़ा सा सवाल है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच वन इज ट्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गणितीय गण। मैथमेटाइजेशन का मीनिंग क्या है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है। मैथमेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि बालक किस कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करे, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद कैसे उसको लॉजिकली समझे और किस तरह से उसका प्रयोग करे। ये सब जानना गणित गण की भूमिका में आता है। तो राइट ऑप्शन था ए। आप सभी ने ए ऑप्शन दिया, इस सवाल को खुश किया है। तो यानी जो भी उनके पास प्रायर नॉलेज है उसके हिसाब से अपना लॉजिक लगाओ और सवालों को सॉल्व करके मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते चले जाओ, यही है सही जवाब। बहुत बढ़िया, वालेकुम अस्सलाम सर। एक और, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। और ये मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था, वॉन हेले। ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। एक, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण या विश्लेषण, या मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। इनमें से कौन से सवाल को आप सही समझते हैं अकॉर्डिंग टू दी वॉन हेले, क्योंकि सब चारों स्टेप वॉन हेले के हैं। एक और बचा दृढ़ता, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो इनमें से आप कौन से को सही समझते हैं कि इनमें से विच वन इज द ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन मिला है बी और ऑप्शन मिला है डी। तो बी और डी दो ऑप्शन आपस में टक्कर के आ रहे हैं। तो ये वॉन हेले का ज्यामिति चिंतन के स्तर है, शायद आपको मैंने पढ़ाए भी हुए हैं। सबसे पहला मानसिक चित्रण, जिसको आप विजुअलाइजेशन बोलते हैं, देन एनालिसिस, उसके बाद अनौपचारिक निगमन, जिसको आप बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशन। इसके बाद आता है औपचारिक निगमन, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन और ये सिर्फ डिडक्शन। इसके बाद आता है दृढ़ता, जिसको बोलते हैं रिगर। तो वॉन हेले के अकॉर्डिंग ये 5 स्टेप 0 से 4 है। 0 लेवल, 1 लेवल, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये सभी लेवल पर बच्चा इन चीजों को पढ़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ज्यामिति को विकसित करने के लिए वॉन हेले के द्वारा ये 5 लेवल दिए गए जो 0 से 4 तक। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। एक और, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां एवं संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। एक, गणित चिंतन एवं विचार को, ज्यामिति प्रमाण को, गणित की पाठ्यचर्या को या गणित शब्द भंडार को। There are 5 ways to represent handicraft patterns, static image, written symbols, oral and written language, real world situation or context. Are mathematical thinking, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, मैथमेटिक करिकुलम और मैथमेटिकल वर्ड स्टोर। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। किसको दर्शाने के ये 5 तरीके हैं। तो यहां पर एबीसीडी के रूप में आप लोगों के जवाब तेजी से बढ़ने शुरू हुए हैं। ओके, वेरी गुड। आप सब लोगों ने अपने प्रश्नों को थोड़ा सा हाई लेवल पर लाना शुरू किया है। एबीसीडी के रूप में आप लोगों के जवाब यहाँ पर मिलने लगे हैं, जो एकदम सही है। क्योंकि हस्तपरक प्रतिमान, मौखिक लिखित भाषा, चित्र, संदर्भ, स्थितियां, ये सब गणितीय चिंतन और विचार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ज्यामिति भी गणितीय चिंतन और विचार के अंतर्गत ही आती है, इसलिए आप बेझिझक होकर इसका ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। ठीक है ना। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए यहाँ पर, चौथा 2, 3 और चौथा नन ऑफ दी। 1, 2, 3 एंड इनमें से कौन सा कथन आपको लगता है
षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य? देखते हैं। इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलकों के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। ये इनमें से कोई नहीं। सी, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है ए, और यहां पर जवाब सी डी ए के रूप में आप लोगों का मिल रहा है। तो शायद आपको पता होगा षटभुजाकार का मतलब समझ लो क्या होता है। एक ऐसी आकृति है 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक हैं। और जब भी पिरामिड की बात होती है तो देखो ये ऐसे बनता है। एक, जब भी आप किसी पिरामिड का निर्माण करते हैं तो हमेशा उसमें क्या होता है, उसमें सारी आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं। अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो ये है इसका पिरामिड, जिसको आप बोलते हैं इसका शीर्ष। इस शीर्ष को करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज द टॉप। और पिरामिड में हमेशा एक शीर्ष पर ही आकर सब चीज मिलती है, क्योंकि उसका बेस क्या था, षटभुजाकार था। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज। तो इसमें जब भी शेप बनेगी वो त्रिभुजाकार ही होंगी। देखिएगा, जब भी षटभुजाकार पिरामिड की हो, या वो वर्गाकार पिरामिड हो जिसका आधार या उसका पंचभुज हो या सात भुज हो, आठ भुज हो, नौ भुज हो, 10 भुज हो, कुछ भी हो आधार, तो उसकी शेप हमेशा उतनी ही त्रिभुज में बनेगी। तो इसमें कितना हुआ, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। एकदम सही जवाब था। इसके 6 आठ फलकों से नहीं जुड़ता, इसके फलक हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा पिरामिड के जो फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, आधार को छोड़ करके वो हमेशा ट्रायंगल होते हैं। याद रहेगा, सिर्फ जो बेस है वो, उसको छोड़ करके टोटल मिला करके उसमें कितने फलक होते हैं, उसकी भुजाओं के बराबर सभी त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, अगर वो पूछे षटभुजाकार पिरामिड में कितने फलक हैं, तो फलक कितने हो जाएंगे, दैट इज 6 त्रिभुज और एक बेस वाला, तो n+1 होते हैं, दैट इज 7 फलक। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक और बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। वन मोर क्वेश्चन, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? अरे बहुत ही हलवा सवाल। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना। विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू द टीचर? ये तो सबको पता है कि टीचर जो है प्लानिंग कर सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन बजट बनाने का काम टीचर का नहीं होता। टीचर इज नॉट मेड फॉर बजटिंग, क्योंकि बजट बनाने का काम क्लर्कल होता है, मैनेजरल होता है, या फिर मैनेजमेंट का होता है, टीचर नहीं करता इसका। राइट ऑप्शन है ये वाला। आगे देखते हैं, इसको यहां से, ये पीछे का सवाल इसमें आ गया, इसको नहीं रखेंगे, ये पीछे का जुड़ गया। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। क्या बताते हैं? राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन जोड़ घटा गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब क्या मिलेगा उसको, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर 24 क्वेश्चन। और उम्मीद है कि जवाब में तो गड़बड़ नहीं करेंगे आप, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके साथ जुड़ा हुआ, तो विश्वास को नहीं तोड़ना। और जवाब मिलेगा आपका क्या, ओके। और 24 का भी डी, बहुत बढ़िया, क्योंकि बालक को शाब्दिक समस्याएं पूछी गई हैं, और शाब्दिक समस्याएं लिखित होती हैं, शब्द में, शब्दों में लिखी समस्याएं, और बच्चा उनको समझ नहीं पा रहा है तो वही पूछता है, मैं क्या करूं मास्टर जी बता दो। जैसे कि आप भी पूछते हैं कि सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि सर ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो तो हम समझ जाएंगे। यही तो होता है, बस उसी को बोलते हैं शाब्दिक समस्या। तो राजन उस प्रश्न की भाषा को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। समीक्षा अपने भाई को पढ़ा रही है, उसका भाई कक्षा 5 का छात्र है। संख्या 3560 को लिखते हुए समीक्षा ने यह कहा, यह एक 4 अंकीय संख्या है, यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। जब इस संख्या की विभाज्यता की जांच करने के लिए सूक्ष्म एवं सटीक तरीका कौन सा होगा? कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रही है। यदि समीक्षा ने सही उत्तर दिया
तो उसका उत्तर है यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। संख्या के अंकों का योग 5 से भाग देखकर विभाज्यता की जांच करेंगे। 3560 को सीधे सीधे 5 से भाग कर देखकर विभाज्यता की जांच करेंगे। जिस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो उसे पहचान कर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या ऑप्शन होगा? लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ओ क्या बात है, डीडी की बरसात है, लगातार डीडी की बरसात है। क्योंकि समीक्षा अपने भाई को पढ़ा रही है, उसका भाई कक्षा 5 में पढ़ता है, तो विभाज्यता का नियम कक्षा 5 में दिया हुआ है। कक्षा 5 में कि 5 से कैसे काटते हैं, तो वो क्या बताएगी कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 आए वह संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होती है। राइट ऑप्शन आपने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से उत्तर आया, खूबसूरत जवाब। एक और प्रश्न पढ़ने से पहले आपको बता दें कि भाई यहां पर एक प्रश्न और मिला है, उसको अभी कराते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ घोषणा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो भी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और बिल्कुल भी शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, और इसी समय मेरे साथ मिलकर पढ़ते रहें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और आनंद। ओके, थैंक यू एडवांस में ही करने के लिए।